Okay, one more example on potentiometer. So in this question you are given that this wire is 600 centimeter long and its resistance is 15 R, where R is internal resistance of primary cell having EMF E. There is a secondary circuit जिसमें एक सेल लगा हुआ है, E/2 EMF का रेजिस्टेंस R है. तो इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, that is, at what distance from the point A should the jockey touch the wire to get zero deflection in the galvanometer? Okay, so let us calculate phi. So phi will be delta V AB over length of AB. So this is I into resistance of AB over length of AB. अब करंट कितना फ्लो करेगा? तो जब भी E सॉल्व करते हैं तो हम सर्किट को इंडिपेंडेंट लेते हैं, सेकेंडरी सर्किट से कोई मतलब नहीं है. E डिवाइडेड बाई 15R प्लस R, दैट इज द करंट. रेजिस्टेंस ऑफ AB इज 15R और लेंथ is 600 centimeter. Okay, so it is going to be E, ये 16 है, this is 15, तो that is 640 वोल्ट पर सेंटीमीटर. ये फाई का वैल्यू आ गया. ठीक है, अब जब सेकेंडरी सर्किट को हम बैलेंस करेंगे तो इस आर का कोई काम तो होगा नहीं, केवल E/2 का ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा सेकेंडरी सर्किट में. तो E/2 विल बी इक्वल टू फाई इंटू एल. तो E/2 इज फाई आ गया E ओवर 640 वोल्ट पर सेंटीमीटर इंटू एल. तो आप यहाँ से एल सॉल्व करोगे, दैट विल बी 320 सेंटीमीटर. तो ये जो सेकेंडरी सर्किट है वो 320 सेंटीमीटर पे बैलेंस्ड हो जाएगा. ठीक है, अब इसका सेकेंड पार्ट डील करते हैं. तो सेकेंड पार्ट में ये कहता है कि अगर हम इस जॉकी को एंड ए से 560 सेंटीमीटर पे कनेक्ट कर दें, देन व्हाट विल बी करंट इन द गैल्वेनोमीटर. क्योंकि बैलेंसिंग लेंथ 320 सेंटीमीटर हमने कैलकुलेट किया है, बट अगर हम उस लेंथ को 560 सेंटीमीटर सेलेक्ट कर लें तो अब ये सेकेंडरी सर्किट बैलेंस्ड नहीं होगा. मतलब यहाँ पे पोटेंशियोमीटर का जो सेकेंड प्रिंसिपल है वो फॉलो नहीं होगा. सो इट विल बी जस्ट लाइक अनदर सर्किट प्रॉब्लम. तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो कि गैल्वेनोमीटर से कितना करंट फ्लो करेगा. तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, इसको रीड्रॉ कर लेते सर्किट को. तो आप देखो यहाँ पे कि जो प्राइमरी सेल है उसका EMF E है, जो वायर है, अगर मैं इस वायर का लेंथ 560 सेंटीमीटर ले लूँ इतने से पार्ट का यहाँ तक का, तो इसका रेजिस्टेंस 14R हो जाएगा. रिमेनिंग रेजिस्टेंस R होगा और ये R दे रखा हुआ है और इस सेल को हमने कनेक्ट कर रखा है यहाँ पे, दैट इज E/2 R, है ना, इस तरह से. तो एक रेजिस्टेंस यहाँ पे R ले लेते हैं, एक रेजिस्टेंस R ये दे रखा है, दैट इज 14R. ये E/2 है, ये R है, और हमें करंट बताना है थ्रू गैल्वेनोमीटर. तो यहाँ पे आप केवीएल यूज़ कर सकते हो या नोडल मेथड यूज़ कर सकते हो. पिछले कुछ क्वेश्चन में मैंने एक क्वेश्चन में केवीएल यूज़ किया था, यहाँ पे मैं नोडल मेथड यूज़ कर देता हूँ. तो लेट अस अज्यूम दिस पोटेंशियल एट जीरो पोटेंशियल, और इस पोटेंशियल को हम लोग V अज्यूम कर लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम जंक्शन लॉ यूज़ करें तो I1, I2 और I3 इन तीनों करंट्स का जो सम है वो ज़ीरो होना चाहिए. I1 प्लस I2 प्लस I3 हैज़ टू बी ज़ीरो. हमें I3 बताना है कितना होगा, दैट इज़ करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर. ओके, तो जब हम जंक्शन मेथड में, नोडल मेथड में करंट लिखते हैं तो हम उसके लिए रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं. तो अगर यहाँ पे ज़ीरो है तो आप देख सकते हो कि इस रेजिस्टेंस का ये वाला एंड ज़ीरो होगा. अब ये दोनों तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में है, इसको हम 2R मान सकते हैं. इस वाले पॉइंट का कितना रेजिस्टेंस होगा, सॉरी पोटेंशियल होगा. तो अगर ये V है तो पॉजिटिव टर्मिनल V पोटेंशियल पे है,
तो ये वाला टर्मिनल V माइनस ई पे हो जाएगा। तो 2R रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? दैट इज V माइनस ई माइनस 0 ओवर 2R प्लस I2 की बात करें तो I2 है अक्रॉस 14R का एक एंड V पोटेंशियल पे है, दूसरा एंड 0 पोटेंशियल पे है। सो दिस इज V ओवर 14R प्लस यहाँ पे देखते हैं R का ये वाला एंड 0 पोटेंशियल पे है और ये वाला एंड V माइनस ई बाई 2 पे होगा। सो प्लस V माइनस ई बाई 2 ओवर R एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करें, आप 14 से मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट 7V माइनस 7E प्लस V प्लस 14V माइनस 7E इक्वल्स 0। तो यहाँ से जब V सॉल्व करोगे तो V आ जाएगा 7, 14, 22, 7E ओवर 11। ये V का वैल्यू मिल गया। अब हमें बताना करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, सो दैट इज I3 का वैल्यू हमने कितना लिखा था? V माइनस ई बाई 2 ओवर R। तो आप ये वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे, तो इट विल बी 7/11 माइनस 1/2 इंटू ई बाई R। सो दैट इज गोइंग टू बी फॉर 3E ओवर 22R। ये इस क्वेश्चन का